नमस्कार दोस्तों, मैं यश दांगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यश दांगी यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और जो हमारी एमपीजी की सीरीज़ चल रही थी, जो क्लासेस चल रही थी, वो कुछ टाइम स्टॉप रहीं, मगर आज से फिर रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं। और एमपीजीके में हमारे कुछ टॉपिक हो गए थे। नदियाँ और नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर भी हो गए थे। और आगे का जो अपना टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटरफॉल या झरने या जल प्रपात। ये टॉपिक अपना आगे था, जिसको आज हम मंडे से कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। और भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आएंगी इस चैनल पर वो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। और इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो जैसे ही मेरे चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटरफॉल या जलप्रपात या झरने। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी, जो मैंने बताया था आपको कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के पूर्व से अनूपपुर अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ी मैकाल श्रेणी में आती है, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती बहती हुई ये बीच में कुछ वाटरफॉल या झरनों का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखते हैं किन किन स्थानों पर कौन कौन से जलप्रपात ये नदी बनाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये कौन सा, कपिल धारा और दुग्ध धारा। कपिल धारा और दुग्ध धारा ये दोनों वाटरफॉल जो हैं वो अमरकंटक में, कहाँ पे? अमरकंटक में ही हैं। जैसे नर्मदा नदी का उद्गम और जन्म होता है, उसके बाद ये 6 से 7 किलोमीटर आगे चलती है, बहती है। उसके बाद ये 2 वाटरफॉल जलप्रपातों का निर्माण करती है, और वो हैं कपिल धारा और दुग्ध धारा। और ये दोनों कहाँ पे है? ध्यान रखना, अनूपपुर अमरकंटक। और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। दोनों जलप्रपात कितने ऊंचे हैं? 15 मीटर। उसके बाद थोड़े और आगे चलने के बाद फिर ये पहुंचती है जबलपुर में। आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में जबलपुर में ही प्रवेश करती है। मैदानी जो क्षेत्र है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी लगा लें इस पर कि नर्मदा नदी जो है कहाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो जबलपुर में ही है नर्मदा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है जबलपुर में पहुंचकर एक वाटरफॉल का निर्माण करती है। वो एक झरने का निर्माण करती है, जलप्रपात। वो है अपना धुआंधार। कहाँ? कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। ये भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ पे है? भेड़ाघाट जबलपुर। और इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। इसकी कितनी ऊंचाई है? 30 मीटर। इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बहती है और खरगोन में जान के, कहाँ पे? खरगोन में जान के सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है खरगोन में, इसका निर्माण करती है। उसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक है, और फिर आगे बहती है। आगे बहने के बाद ये खंडवा जिले में, कहाँ पे? खंडवा जिले में 2 वाटरफॉल का निर्माण करती है। 2 वाटरफॉल का वो हैं मानदार। कौन कौन से हैं? मानदार और दर्दी और मानदार। ये दोनों खंडवा में हैं और इनकी ऊंचाई है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। और फिर और 1-2 और हैं जो कुंड हैं, भीमकुंड और अर्जुन कुंड। ये है नरसिंहपुर में। ध्यान रखना, ये कहाँ पे है? नरसिंहपुर में, भीमकुंड और अर्जुन कुंड। तो नर्मदा नदी है कुछ इस प्रकार बहती हुई अपने बीच बीच में कुछ जलप्रपातों का निर्माण करती है। वो ये रहे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगली नदी पर जो जलप्रपात हैं
वाटरफॉल है वो देखते हैं। अब देखते हैं अपन चंबल नदी। चंबल नदी को आपको पता है इंदौर की जानापा पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान यूपी में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी पर एक प्रमुख जलप्रपात है, वो है चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल। ये मंदसौर और राजस्थान की सीमा पर ही है, तो अपन कह सकते हैं कि मंदसौर और राजस्थान की सीमा पर ही है। और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर ये ऊंचा है। लगभग 18 मीटर ऊंचाई से ही ये झरना गिरता है, ठीक है। इसके बाद एक इंदौर में कुछ जलप्रपात हैं, वाटरफॉल है, इसका निर्माण जो करती है। और इंदौर चंबल नदी का उद्गम स्थल है, जन्म स्थान है, मतलब जानापा पहाड़ी जो है इंदौर में, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। यहाँ कुछ वाटरफॉल का निर्माण करती है झाड़ीदा है, इसी के पास है पाताल पानी, और कजलीगढ़ भी यहीं पर है, और शीतला माता भी यहीं पर है, और टिंचा। ये ध्यान रखना, टिंचा, शीतला माता, कजलीगढ़, पाताल पानी और झाड़ीदा ये चंबल नदी पर हैं, ठीक है। और ये सारे इंदौर में हैं। इंदौर में ये पाताल पानी एक कहा जाता है इसका पानी, जब इस झरने का पानी नीचे गिरता है तो नीचे अपन कहते हैं ना कि नीचे पाताल है, तो इसका पानी पाताल तक जाता है, इसलिए इसको पाताल पानी कहते हैं। इसका पानी नीचे पाताल तक जाता है, इसलिए इसे पाताल पानी कहते हैं। झाड़ीदा, पाताल पानी, कजलीगढ़ और शीतला माता और टिंचा ये इंदौर में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे? ये इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी पर जो वाटरफॉल है उनको देखते हैं। अब देखते हैं बिहड़ नदी। बिहड़ नदी है, और बिहड़ नदी पर है अपने चचाई जलप्रपात, वाटरफॉल है। ये रीवा में है और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। 130 मीटर। वर्तमान में ये पहले अपना सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल था, मगर अब चेंज हो गया है। अब अपना ये देखें तो बहोटी, ये देखें बहोटी जो है इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। 198 मीटर है, लगभग 650 फीट, और चचाई की जो है वो है 430 फीट। तो ये चेंज हो गया है। तो रीवा की जगह अब अपना मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो है अपना बहोटी, ठीक है। और केवटी, बहोटी और क्योटी ये सारे बिहड़ नदी पर ही हैं। बिहड़ नदी पर है रीवा में, ध्यान रखना। केवटी, बहोटी और क्योटी और चचाई ये सारे बिहड़ नदी पर हैं और रीवा में हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे पियावन ये भी रीवा में ही है, और ये महानदी पर है, ध्यान रखना, महानदी पर है। और 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, 98 मीटर ऊंचा है ये पियावन। ये है रीवा में, महानदी पर। और पूर्वा ये टोंस नदी पर है, रीवा में टोंस नदी पर, ठीक है। रीवा में पूर्वा, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। कहाँ पे है ये? रीवा में है, और इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, मगर ये पूर्वा टोंस नदी पर है, ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर। और ये पियावन जो है ये भी रीवा में ही है, मगर ये महानदी पर है। इनकी आप जलप्रपात पढ़ रहे हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि आप कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ये नदी जब मैंने पढ़ाई थी आप सभी को, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो पिछली वीडियो हैं मैं उनको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर भी। जो भी हो गई हैं अपनी पिछली क्लासेस, उनको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो टॉपिक न्यू चल रहा है आप तो यहीं से स्टार्ट कर दें कि हमारी एमपी यहीं से स्टार्ट है, बिल्कुल चिंता ना करें। एक न्यू टॉपिक है प्रमुख जलप्रपात, तो आप ये सोचें कि एमपी का हमने स्टार्टिंग ही यहीं से की है, एमपी पढ़ना याद करना हमने यहीं से किया है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये है अपना पचमढ़ी में है अपना अप्सरा। ये पचमढ़ी के कुछ झरने हैं, पर नदी इनकी कोई डिसाइड नहीं है, मगर ये पचमढ़ी में है। ये याद रखना आप तो कि ये पचमढ़ी में, ठीक है। अप्सरा है, रजत है, डचेस फॉल है। अप्सरा है, रजत है, डचेस फॉल है, और पांचाली कुंड और एसी फॉल और जमुना बी फॉल। कौन सा? जमुना बी फॉल, एसी फॉल और पांचाली कुंड। ये पांचाली कुंड यहाँ क्यों बना है, इसके पीछे कारण है
कि जो अपने पांडव थे, ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इनको हुआ, गए थे ये एक 12 वर्ष के वनवास के लिए और 1 वर्ष का इनका अज्ञातवास था। मगर 1 वर्ष का जो इनका अज्ञातवास था, अगर इस 1 वर्ष में अगर इनको खोज लिया जाता है तो इनको दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। तो उन्हें यहाँ छुपने के लिए कहाँ, पचमढ़ी में बहुत सारा समय इन्हें पचमढ़ी में व्यतीत किया है। तो पचमढ़ी में इन्हें छुपने के लिए एक गुफा का निर्माण किया था और वहाँ पर ही भीम ने एक कुंड का निर्माण किया था। अपनी गदा से ऐसे मारा तो वहाँ पर कुंड का निर्माण हो गया। तो वहाँ पांचाली कुंड, यहीं से ये पानी वानी पीते थे और पांचाली यहाँ इसमें स्नान करती थी इसी कुंड में। तो ये कुंड कहाँ पे, पचमढ़ी में, ध्यान रखना। तो अप्सरा, रजत फॉल और डचेस फॉल और पांचाली कुंड और इसी फॉल और जमुना भी फॉल, ये सारे कहाँ पे, पचमढ़ी में। ठीक है, पचमढ़ी में। और अब देखते हैं अपन कैन नदी। जो अपनी कैन नदी है, कैन नदी ये है पांडव, जो अपना पांडव जलप्रपात है वो कैन नदी पर पन्ना में 38 मीटर ऊंचा, 38 मीटर ऊंचा है, ये पन्ना में है। और सिंध नदी देखते हैं अपनी, और यहीं पर ये घटा, ये देख रहे हैं अपन, घटा जलप्रपात भी यहीं पे है, कैन नदी पर, पन्ना में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सिंध नदी पर देखते हैं। तो बूरा को सुल्तानगढ़, पवा और बदैया कुंड और टुंडावरका, ये सारे शिवपुरी में है। कहाँ पे है, शिवपुरी में। बूरा को सुल्तानगढ़ और पवा और टुंडावरका ये सिंध नदी पर हैं और बदैया कुंड ये शिवपुरी में है। ये सारे शिवपुरी में है, सिंध नदी पर। ठीक है दोस्तों, बूरा को सुल्तानगढ़, पवा, बदैया कुंड और टुंडावरका, ठीक है, ये सारे शिवपुरी में है। कहाँ पे है, शिवपुरी में। और ये बूरा कुआं है, ये प्राकृतिक झरना है, इसकी ऊंचाई है 25 मीटर। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे इनको जो इन झरनों को पहली बार पढ़ रहे होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि किताबों में बहुत लिमिटेड दिया होता है और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो फेमस होते हैं, वही चीज़ किताब में मिलती है। और जो छोटे छोटे होते हैं झरने हैं उनको किताब में नहीं दिया होता है, नहीं होते हैं। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा उन छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे जो झरने हैं वो भी क्लियर करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मगर ये बूरा को सुल्तानगढ़ और पवा और बदैया कुंड और टुंडावरका ये सारे शिवपुरी में। बदैया कुंड के बारे में कहा जाता है कि जिनकी अधूरी प्रेम कहानी रह जाती है, इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। तो मगर इस कुंड में जान के, बदैया कुंड में एक कुंड है, इस कुंड में जान के जब ये स्नान कर लेते हैं, इस कुंड में नहा लेते हैं, तो इनकी जो अधूरी प्रेम कहानी है वो पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी ये अधूरी कहानी है वो पूरी हो जाती है। जो प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है, इस कुंड में नहाने से, स्नान करने से उनकी ये प्रेम कहानी पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, सबसे अच्छी बात आपको यही लगी होगी, कौन सी, बदैया कुंड वाली। तो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहानियाँ हैं। पहले कहा जाता था, मगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी, एक गवर्नमेंट जॉब ले लोगे और तो आपके सारे सपने वैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो आप तो पढ़ लें, बस ये तो कहानियाँ हैं जो कही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जामनेर नदी, कहाँ पे है, जामनेर नदी है, इस पर एक वाटरफॉल है अपना शंकर को, ये कहाँ पर है, सिवनी में। कहाँ पर है, सिवनी में जामनेर नदी है, कहाँ, और इस पर एक वाटरफॉल है अपना, वो है शंकर खो, वो है सिवनी नदी में, सिवनी में जामनेर नदी पर शंकर को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ, गुना, और जहाँ शिव की प्रतिमा फेमस है,
वहाँ शिव जी का मंदिर है केदारनाथ, आपको पता ही है। तो गुना में है केदारनाथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रनेश झरना, रनेश झरना जो है, ध्यान से देखना इस झरने को, इम्पोर्टेंट है ये रनेश झरना। मगर बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। ये कैन और खुड़ा नदी का संगम है। कहाँ पर? खजुराहो में। कैन नदी और खुड़ा नदी का संगम है। कहाँ पर? खजुराहो में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? रनेश झरना खजुराहो में। कौन कौन सी नदी पे? कैन और खुड़ा नदी के संगम पर। ध्यान रखना, कैन और खुड़ा नदी के संगम पर। इसके बाद देखते हैं अपन, और ये भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये भारत का मिनी नियाग्रा है। इसको, रनेश झरने को भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है। और 2017-18 में, ध्यान रखना, 2017-18 में श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड इसको मिला है। 2017-18 में श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड इसको मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे अगला वाटरफॉल देखते हैं। बीना जो नदी है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। बीना नदी है जो सागर से निकलती है, और बीना नदी वो बेतवा की सहायक नदी है। और इस पर 2 वाटरफॉल का निर्माण होता है, वो है राहतगढ़ और भालकुंड। ये दोनों सागर में है। तो कभी कभी ये राहतगढ़ और ये चंबल पे भी आ जाता है, कहीं बुक में चंबल पे दिया है, मगर ये बीना नदी पर है। और भालकुंड जो है बेतवा नदी भी पूछ लिया जाता है, बेतवा नदी पर भी, क्योंकि बीना जो नदी है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना, बीना नदी जो है इस पर 2 वाटरफॉल का निर्माण होता है, राहतगढ़ और भालकुंड। ये दोनों सागर में है, और बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। बैनगंगा नदी है, और इसमें बैनगंगा नदी जो दक्षिण की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, वो बैनगंगा नदी है। और बालाघाट में एक वाटरफॉल का निर्माण करती है, वो है गांगुल पारा। ये अपना, सॉरी, वो गांगुल पारा है, वो धारा लिखा हो गया होगा आपको, मैंने इसको ठीक तो कर दिया। आप फिर भी मैं मेरी वॉइस से, मेरी आवाज़ से आप समझना कि गांगुल पारा है। ये गांगुल पारा जो जलप्रपात है, गांगुल पारा, वो बालाघाट में है, बैनगंगा नदी पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? बैनगंगा नदी पर। कहाँ पर है? बैनगंगा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना, मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना जो अपना है वो बहुटी हो गया है। इसकी ऊंचाई 198 है, और जो 650 650 फीट ऊंचा है, और यह भीड़ नदी पर है। इससे पूर्व अपना जो सबसे ऊंचा जलप्रपात था, वाटरफॉल था मध्य प्रदेश का, वो था चचाई जल वाटरफॉल। ठीक है, कौन सा था? चचाई वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर यानी 430 फीट थी। मगर अब ये चेंज हो गया 2017-18 में ही, अब बहुटी हो गया है। ध्यान रखना, अब बहुटी हो गया वो है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटरफॉल थे जो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको याद करें। कहीं ना कहीं ये 3 टॉपिक, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर और वाटरफॉल, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है और आता ही है। नदियों से नहीं, यहाँ से नहीं तो नदियों से नहीं तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों से। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट थे अपने वाटरफॉल। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और भी लोग चैनल से जुड़ सकें। और जो भी आपकी समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें कि सर ये चीज़ समझाइए। और अपनी करंट का जो टॉपिक है वो चल ही रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि डेली टुडे की करंट की लाइव क्लास चलाएं। मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 डे की एकत्रित करके करंट पढ़ाई जाए, क्लास ली जाए, नहीं। मेरा यही प्लान है। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर डेली करंट अफेयर्स एमपी की क्लास लगे, कि मेरा तो यही प्लान है, यही विचार है कि, और आप बताएं, वैसा कर लेंगे अपन सभी लोग।
के डेली क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की स्टार्ट कर दें। और जैसे अपनी वीकली तो चल ही रही है, सैटरडे और संडे को करंट अफेयर की जो क्लास है वो तो लगेगी ही, मगर उसको चेंज करके अगर आप लोग सभी कहो तो डेली कर लेते हैं। डेली लाइव क्लास इसकी मिलने लगेगी करंट की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।